नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। ट्रेंट रॉकेट्स वर्सेस साउथर्न ब्रेव के बीच में ये होने वाला है मुकाबला जो है ये 100 का, ये अपने आखिरी चरण में लगभग प्रवेश कर चुका है। 16 को फाइनल है, तो हर टीमों के लिए भाई साहब करो और मरो की स्थिति है। तो जो फॉर्म में हैं वो फॉर्म में रहेंगे, जो आउट ऑफ फॉर्म है वो गायब होंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हम लोग लॉजिक और सारी चीज़ों को अच्छे से समझते हुए, क्या आज के टीम में हमारे कौन कौन से वो 11 प्लेयर हैं जिनको रखना बहुत ज़रूरी है। ट्रम्प प्लेयर कौन सा हो सकता है, जैसे कि कल के मैच में भी मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी। तो सब कुछ देखिएगा डिटेल में, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो सीधा चलते हैं स्क्रीन पर। देखिए, मैच नंबर 29 10 अगस्त यानी आज रात 11 बजे ट्रेंट ब्रिज नॉटिंघम के ग्राउंड पे ट्रेंट रॉकेट्स वर्सेस साउथर्न ब्रेव के बीच में होने वाला ये मुकाबला बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। नॉटिंघम का जो ग्राउंड है वो कैसा है, तो देखिए यहाँ पर बैटिंग ट्रैक है, यहाँ पे अच्छा खासा पेस भी मिलता है। एक होता है ना कि जो बाउंस होता है वो फिक्स नहीं होता, लेकिन यहाँ पर एक कंसिस्टेंस बाउंस देखने को मिलता है। दैट्स वाई थोड़ा सा यहाँ पे रन लगते हैं। लेकिन क्या होगा, कैसे होगा, इन सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। ट्रेंट रॉकेट्स के साइड से बेन डकेट, फिन एलन दोनों ओपन कर रहे हैं। इसके बाद एनोरिन, डोनाल्ड, टिम डेविड, सैम बेलिंग्स, मिचेल सैंटनर, लेविस ग्रेगरी, क्रेग ओवर्टन, कैल्विन हैरिसन, मैट हेनरी एंड बेन सैंडरसन, ये आपको दिखाई देने वाले हैं ट्रेंट रॉकेट्स के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11। अब हम लोग समझेंगे कि यहां से पावर प्ले और डेथ में कौन कौन आएगा। तो यहां पर देखिए, ओवर्टन, हेनरी और बेन सैंडरसन ये आपको पावर प्ले में दिखाई देने वाले हैं। डेथ में ओवर्टन भी है, हेनरी भी है, सैंडरसन भी है, लेकिन एक ग्रेगरी भी आपको दिखाई दे सकता है डेथ में। अब साउथर्न ब्रेव के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11, तो देखिए माइकल पेपर और जैमी स्मिथ दोनों ओपन कर रहे हैं। पेपर अच्छा खिलाड़ी है, फर्स्ट बैट में अच्छा खेलता है। मार्कस स्टोइनिस है, डेविड मिलर है, टेस्टन स्टब्स है, मोइन अली हो गया, निखिल चौधरी हो गया, क्रिस जॉर्डन हो गया, और जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद और लूक वुड, ठीक है। तो ये साउथर्न ब्रेव के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 इस मैच में दिखाई देने वाले हैं। अब पावर प्ले और डेथ, लूक वुड, जोफ्रा आर्चर और क्रिस जॉर्डन ये आपको पावर प्ले में दिखाई देंगे। डेथ में भी वापस से यही दिखाई देने वाले हैं। अब आते हैं हम लोग एक फेज पे, जहां पे हमें यह समझने की जरूरत पड़ेगी कि हमें किस किस प्लेयर पे सबसे ज्यादा फोकस रखना है और क्या कॉम्बिनेशन पर फोकस रखना है। सबसे पहला कॉम्बिनेशन जैमी स्मिथ, सैम बेलिंग्स, इनमें से एक प्लेयर इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। इसके बाद पेपर को रोटेशन कीजिएगा, किसके साथ, तो स्टोइनिस या मोइन अली, इन दोनों में से किसी एक के साथ रोटेशन होगा एम पेपर का। अब यहां पे फिन एलन को हम लोग फिक्स लेके जा सकते हैं। बेन डकेट, डेविड मिलर, टिम डेविड और टी स्टब्स, ये चार खिलाड़ी, इन चारों खिलाड़ियों में से, ठीक है, कम से कम आपको 2 खिलाड़ी अपने टीम में होने चाहिए, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। उसमें से बेन डकेट हो सकते हैं या डेविड मिलर हो सकते हैं, या फिर देखो मिनिमम 1 मैक्सिमम 2, क्लियर है। तो हमें वो एक कॉम्बिनेशन ट्राई करना है। जैसे मान लो हमने बेन डकेट को ले लिया तो डेविड मिलर को ले लिया, ठीक है, या फिर हम टीम डेविड और डेविड मिलर दोनों को उठा लिए, या फिर बेन डकेट या टी स्टब्स को उठा लिए, या फिर टीम डेविड और बेन टी स्टब्स इन दोनों को उठा लिया। ये एक कॉम्बिनेशन आप ट्राई कर सकते हो। डोनाल्ड पर मुझे कुछ खास भरोसा नहीं हो रहा है। यहां से स्टोइनिस है जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है, चूंकि बॉलिंग भी डाल रहा है और टॉप 4 में बैटिंग भी करने आएगा, इस हिसाब से इंपॉर्टेंट होगा। सी ओवर्टन इंपॉर्टेंट होगा, सैंटनर को और निखिल चौधरी को, ये तीनों में से कम एक इंपॉर्टेंट होगा, मैक्सिमम 2। इन तीनों को टीम में नहीं लेना है। टीम में नहीं लेना है का मतलब ये नहीं हुआ कि टीम में लेना ही नहीं है, मतलब ये है कि इन तीनों को एक ही टीम में नहीं लेना है। आई बात समझ में। उसी तरीके से इन चारों को एक ही टीम में नहीं लेना है। इसके बाद एक और कॉम्बिनेशन है, आपको बता देता हूं, ठीक है। इन चारों को एक टीम में नहीं लेना, इन तीनों को एक ही टीम में नहीं लेना, एक ये, इसके बाद दूसरा ये, इसके बाद तीसरा ये, ठीक है। इन तीनों को
1 2 3, इन तीनों को एक टीम में नहीं लेना। आई बात समझ में ना? एक टीम में नहीं लेना का मतलब एक ही टीम में नहीं लेना है। समझ गए आप? मुझे नहीं लगता कोई कंफ्यूजन होगा। इन चारों को एक टीम में नहीं लेना, इन तीनों को एक टीम में नहीं लेना, और 1 2 और 3 इन तीनों को एक ही टीम में नहीं लेना। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी टीम फ्लॉप होगी। क्लियर कॉन्सेप्ट? ठीक है। अब आइए देख लेते हैं यहां पे क्रिस जॉर्डन और मैट हेनरी, इन दोनों में से एक को रखना है टीम में। लूक वुड और आदिल राशिद, इन दोनों को में से एक को रखना है। और सैंडरसन और हैरिसन, इन दोनों में से एक को रखना है। क्लियर है? बस यही कॉन्सेप्ट लेके आपको चलना है। बाकी जो प्लेयर बचते हैं उनको हम लोग रोटेशन में लेके आएंगे, जैसे कि मोइन अली का रोटेशन पेपर के साथ, ग्रेगरी का रोटेशन डोनाल्ड या फिर सैम बिलीज के साथ, और जे स्मिथ का रोटेशन निखिल चौधरी के साथ। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब नॉटिंघम, ज्यादातर मैचेस यहां पर चेज हुआ था, सेकंड लास्ट मैच चेज नहीं हुआ था। अब अगर हम उस कंडीशन को देखें तो देखिए 111 रन बना है, 146, 159, 111, ठीक है, फिर 140, 124 और 98। मतलब अगर हम उस तरीके से ध्यान से देखें तो भाई यहां पे 160 रन भी नहीं बना है। 140, 112, 124 ऐसे रन बने हैं। मतलब कि जिस तरीके से यहां पे कहा जा रहा है कि जो बाउंस है वो प्रॉपर है। जो पिच का रिपोर्ट अभी तक बताया जा रहा है, देखो पिच रिपोर्ट क्या कहता है वो हम समझ गए, लेकिन पैटर्न क्या कहता है उस चीज को भी समझना है। अभी तक जो मैचेज हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ये लो स्कोरिंग ग्राउंड है। समझ गए? मतलब साफ है कि भाई साहब बॉलर्स को हेल्प मिलता है, बॉल स्विंग होता है, बाउंस फिक्स नहीं है। क्लियर? समझ गए? हाँ, अगर आज पिच चेंज हो जाता है तो बात अलग है, लेकिन अगर इस सिनारियो को हम लोग समझे तो यहां पे कोई भी टीम, चाहे वो ट्रेंट हो, बर्मिंघम हो, लंदन स्पिरिट हो, ठीक है, या फिर आपके बर्मिंघम तो है ही, मैनचेस्टर हो, साउथर्न ब्रेव हो, ठीक है, तो क्या हो रहा है यहां पे हर किसी को वो मोमेंट बैट्समैन को नहीं मिल पा रहा है, वो स्टार्ट नहीं मिल पा रहा है जिससे कि अच्छे स्कोर बने, और इसी वजह से यहां पर रन जो है वो चेज हो रहा है। तो जीतने की संभावना यहां पे ज्यादा है जो सेकेंड इनिंग में बैटिंग कर रहा है। सिंपल सी बात है, फास्टर और स्पिनर दोनों को बराबर बराबर हेल्प है, इसलिए हमें इस बात को दिमाग में रखना है कि हमें यहां पर ऑल आउट की संभावना बन सकती है फर्स्ट इनिंग में। सेकेंड इनिंग में कम विकेट गिरेगा, फर्स्ट इनिंग में ज्यादा विकेट गिरने के चांसेस यहां पर दिख रहा है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं यहां पर कि फर्स्ट इनिंग का जो बैटिंग ऑर्डर है उसको हिसाब से देखा जाए तो एक कॉन्सेप्ट देखो, इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि यहां पे डेटा के आधार पे अगर देखा जाए तो एक ओपनर तो पूरी तरीके से फ्लॉप है जो यहां पर दिख रहा है। दूसरे ओपनर की अगर हम बात करें तो यहां पर दूसरा ओपनर भी ज्यादातर फ्लॉप ही है, एक बार और एक बार, 2 बार ही ऐसा हुआ है। अब सवाल यह उठता है कि क्या फिन एलन, बेन डकेट जैसे खिलाड़ी फ्लॉप होंगे, या फिर एम पेपर जो फर्स्ट बैट में बहुत अच्छा खेलता है, जैमी स्मिथ भी अच्छा खिलाड़ी है, क्या ये फ्लॉप होंगे, क्या इनकी बैटिंग में वो दिक्कत होगी। अब चूंकि उस चीज को देखने के लिए हमें यह भी देखना पड़ेगा कि अदर साइड से बॉलर कौन है। लूक वुड, जोफ्रा आर्चर, सैंडरसन, ठीक है, मैट हेनरी, तो बॉलर भी बहुत खतरनाक है। तो उस हिसाब से थोड़ा सा रिस्की वाला ये मैच होगा। अब हम देखते हैं 3 नंबर के खिलाड़ियों का भी कुछ खास योगदान दिखाई दे रहा है, तो 2 बार परफॉर्मेंस अच्छा है। फिर यहां पे 4 नंबर का खिलाड़ी का भी 2 बार और यहां भी 1 बार, मतलब कि यहां पर मिला जुला असर हमें दिख रहा है। एक बात तो साफ है जो हमें समझ में आ रहा है कि टॉप 3 में से कोई एक खिलाड़ी परफॉर्मेंस अच्छा करके जा सकता है, तो हमें ऑलराउंडर पर फोकस रखना पड़ेगा इस मैच में, जो अभी तक देखने को मिल रहा है। अब सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा ये हो रहा है कि ओपनर यहां पे थोड़ा परफॉर्मेंस करके जा रहा है, ऐसा नहीं है। फर्स्ट इनिंग के मुकाबले सेकेंड इनिंग में ओपनर अच्छा कर रहा है, 3 नंबर का खिलाड़ी भी अच्छा कर रहा है। 4-5 में से एक खिलाड़ी को हम लोग चूज कर सकते हैं एज पर रिकॉर्ड, डेटा के आधार पे जो हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं बॉलर्स में किस टाइप के बॉलर्स को ज्यादा विकेट मिल रहा है। तो राइट आर्म फास्ट बॉलर्स को यहां पे ज्यादा विकेट मिल रहा है, प्लस लेग स्पिनर को भी यहां पर ज्यादा विकेट मिल रहा है। 2 विकेट, 2 विकेट,
3 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, सिर्फ एक बार छोड़ दिया जाए तो बाकी के टाइम पर कंटिन्यू विकेट मिल रहा है, तो क्या आदिल राशिद जैसे खिलाड़ी को विकेट मिलेगा? मिल सकता है, क्योंकि वो खिलाड़ी है कि भाई साहब 45 मतलब कि 40 से 50 के बीच में तो ज्यादातर पॉइंट्स देकर चला ही जाता है ये। तो हो सकता है कि 1 से 2 विकेट आदिल राशिद को मिल जाए, मतलब कि यहां पर विकेट मिल रहा है। सेंटेनर जैसे खिलाड़ी को भी 0 से 2 विकेट मिल सकता है, क्योंकि एक बार और 2 बार यहां पर ऐसा हुआ है जब लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को विकेट नहीं मिला, तो मिनिमम 1 से 3 विकेट जो है वो, मतलब 1 से 4 विकेट समझो, 1 से 4 विकेट जो है वो स्पिनर्स के खाते में जा सकता है। एक फास्ट बॉलर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब वो यहाँ पे ओवर्टन भी हो सकता है, ग्रेगरी भी, हेनरी भी, सैंडरसन भी, वो आगे पता चल जाएगा, जिसका वेन्यू का रिकॉर्ड अच्छा होगा और जिसका हेड टू हेड का रिकॉर्ड होगा और जो ट्रम्प प्लेयर होगा। यहां पर जोफ्रा आर्चर या फिर लुक वुड, दोनों में से एक बॉलर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मुझे लगता है लुक वुड, बाकी देखते हैं। सेकेंड इनिंग में भी सेम हो रहा है, लेकिन सेकेंड इनिंग में लेग स्पिनर को उतना विकेट नहीं मिल रहा है जितना लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को विकेट मिल रहा है। अगर उस कंडीशन को हम लोग देखने की कोशिश करें तो देखो, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स 3 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, जब भी बॉल किया है विकेट मिला है, यानी कि सेकेंड इनिंग में सेंटेनर जो है वो इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। और सेकेंड इनिंग में स्पिनर, लेग स्पिनर को उतना हेल्प नहीं हो रहा है, तो फास्टर्स के साथ जाएंगे। लेकिन क्यों? इसलिए क्योंकि सेकेंड इनिंग में रन कम बन रहा है, तो फर्स्ट इनिंग में रन कम बन रहा है, तो सेकेंड इनिंग में चेज इजीली हो जा रहा है। यही एक रीजन है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ट्रेंट रॉकेट्स के साइड से बेन डकेट का परफॉर्मेंस कब अच्छा आता है। देखो, सेकेंड इनिंग में 75, सेकेंड इनिंग में 49, सेकेंड इनिंग में 52, ठीक है। फिर यहां पर फर्स्ट इनिंग में 64, सेकेंड इनिंग में 22, सेकेंड इनिंग में 27। मतलब भाई साहब फर्स्ट इनिंग में भी खेल रखा है, सेकेंड इनिंग में तो कंटिन्यू खेल रहा है। तो मुझे लगता है कि फर्स्ट इनिंग में शायद ये जल्दी धोखा दे के जा सकता है। वैसे ज्यादातर परफॉर्मेंस इसके सेकेंड इनिंग में आए हैं, लेकिन फर्स्ट इनिंग में भी एक बार 64 आया। बट मुझे लगता है कि सेकेंड इनिंग में परफॉर्मेंस सही आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि फर्स्ट इनिंग में ही जल्दी धोखा दे। ये हो सकता है। फिन आइलैंड कभी भी तगड़ा खेल सकता है। लास्ट के 3 मुकाबले में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई है। इस मुकाबले में ट्रम्प प्लेयर या फिर आप इसको इंपॉर्टेंट प्लेयर बोल दो, मुझे ये लग रहा है, ठीक है। इसके बाद सैम बिलिंग्स भी आज के मैच के लिए विकेट कीपर सेक्शन से एक इंपॉर्टेंट खिलाड़ी दिखाई दे रहा है। बाकी खिलाड़ी आप रोटेशन में लेके जा सकते हो। अब हम लोग देख लेते हैं बॉलर का क्या स्थिति है। तो ओवर्टन हर मैच में विकेट मिल रहा है। अभी तक पूरे मैच में सिर्फ 3 बार विकेट नहीं मिला है पूरे सीरीज में, बाकी के टाइम पर विकेट मिल रहा है। तो ओवर्टन भी जरूरी है, हेनरी भी जरूरी है। तो आप ये मान के चलिए कि 1 से 3 विकेट के रेंज में ये दोनों खिलाड़ी हैं जो आज के मैच में दिखाई दे सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर सेंटेनर है जो कि 0 से 3 विकेट है। फर्स्ट इनिंग में इम्पैक्ट होता है, लेकिन सेकेंड इनिंग में लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को इंपैक्ट ज्यादा मिलता है। तो सेकेंड इनिंग में तो कंपलसरी रखना होगा, फर्स्ट इनिंग में आप लोग रोटेशन करके लेके जाइए। ग्रेगरी को छोड़ के आप हैरिसन के साथ जा सकते हैं, ठीक है। अब देखो वेन्यू की बात करें तो बेन डकेट का 7 मैच में 231 रन है, 34 का एवरेज है। और अगर हम खिलाड़ियों की बात करें तो सिर्फ बेन डकेट को छोड़ के बाकी सारे खिलाड़ियों का रिकॉर्ड उतना बढ़िया नहीं है ग्राउंड पर, ठीक है, ट्रेंट रॉकेट्स का। अब अगर हम बात करें यहां पर विकेट्स की तो देखो, क्राइग ओवर्टन 4 मैच में 5 विकेट है, बेन सैंडरसन 2 मैच में 1 मैच में 2 विकेट, हेनरी का 4 में 2 है, हैरिसन का 5 में 3 है, ग्रेगरी का 15 में 13 है। मतलब सबके लो है, उतने बढ़िया नहीं है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ओवर्टन थोड़ा सा ठीक है। अब देखो यहां से बात करें हेड टू हेड, तो हेड टू हेड में भी बेन डकेट का ठीक है, 8 मैच में 246, 31 का एवरेज है, तो अच्छा परफॉर्मेंस है। और सबके एवरेज यहां पे खराब है, क्लियर है। अब अगर हम बात करें हेनरी की तो देखो, हेड टू हेड में हेनरी का भी परफॉर्मेंस अच्छा है, 3 मैच में 4 विकेट। यहां पे ग्रेगरी का भी अच्छा है और सेंटेनर का भी अच्छा है। अब देखो बेन डकेट की अगर हम बात करें तो बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है, बट देखो सेकेंड इनिंग में एवरेज थोड़ा सा अच्छा है। फिन एलन की बात करें, सेकेंड इनिंग में मस्ट कंपलसरी होगा, बट फर्स्ट इनिंग में रिस्की हो जाता है थोड़ा सा। और ये दोनों इनिंग्स में एवरेज बहुत खराब है। टीम डेविड का बोथ इनिंग्स में परफॉर्मेंस होता है। सैम बिलिंग्स सेकेंड बैट में परफॉर्मेंस अच्छा होता है। मिचेल सेंटेनर की बात करें तो बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है, ठीक है। सेकेंड बॉल में थोड़ा सा इसको ज़्यादा विकेट मिल सकता है।
क्योंकि यहां पर इस ग्राउंड पर थोड़ी सी स्थिति अलग है। ग्रेगरी की बात करें तो ये फर्स्ट बॉल में इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्रेग ओवर्टन की बात करें फर्स्ट बॉल में इंपॉर्टेंट हो सकता है। और हैरिसन की बात करें ये भी फर्स्ट बॉल में इंपॉर्टेंट होगा। मैट हेनरी फर्स्ट बॉल में इंपॉर्टेंट होगा। और बेन सैंडरसन बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी होगा। ठीक है, तो ये हो गया ट्रेंट रॉकेट्स के साइड से प्लेयर्स का रिकॉर्ड्स जो कि इस तरीके से दिख रहा है। अब हम लोग देख लेते हैं एक बार कि साउथर्न ब्रेव के साइड से जैमी स्मिथ एक बार फर्स्ट इनिंग में 49 आया, फिर सेकेंड इनिंग में 36, सेकेंड इनिंग में 30। लेकिन एक चीज जो हमें देखना चाहिए और समझना चाहिए, फर्स्ट इनिंग में 3 पर आउट, फर्स्ट इनिंग में 6 पर आउट, फर्स्ट इनिंग में 0 पे आउट, सेकेंड इनिंग में 26, यानी कि इसका ज्यादातर परफॉर्मेंस कब आता है? सेकेंड इनिंग में। फर्स्ट इनिंग में इतना बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं आ रहा। डेविड मिलर की पारी अच्छी आनी बाकी है। लास्ट मैच में मैंने बताया था मिलर और टी स्टब्स में से कोई एक अच्छा खेल सकता है। स्टब्स खेला था, इस मैच में डेविड मिलर का थोड़ा सा लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है। बेन डकेट और डेविड मिलर इन दोनों का कॉम्बो जरूर ट्राई कीजिएगा आप लोग। ठीक है, निखिल चौधरी इंपॉर्टेंट होगा चूंकि बैट और बॉल दोनों से है। ठीक है, मार्कस स्टोइनिस भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एम पेपर फर्स्ट बैट करेगा तो टीम में लेके जा सकते हैं। लूक वुड की बात कर लेते हैं। आप लोग देख लो पिछले 3 मुकाबले में अभी तक इसको विकेट नहीं मिला है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो अभी तक जितने मैचेस खेला है तो ये हो सकता है कि आज या तो ये बैठा दिया जाए, नहीं तो आज ये 3-4 विकेट लेके जा सकता है। तो उस केस में मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। इसके बाद अगर देखा जाए तो क्रिस जॉर्डन जो है, ठीक है, उसके बाद जॉर्डन मुझे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है। मार्कस स्टोइनिस बॉल डाल रहा है, विकेट नहीं मिला है लास्ट के 2 मैच से, विकेट ले सकता है। कैप्टन वाइस कैप्टन का बेस्ट दावेदार होगा। और साउथर्न ब्रेव के साइड से अगर हम बात करें ओवरऑल वेन्यू पर किस प्लेयर का रिकॉर्ड अच्छा है, तो देखो माइकल पेपर एक मैच खेला है, 38 रन बनाकर गया था। लेकिन जैमी स्मिथ का रिकॉर्ड यहां पर ग्राउंड पर खराब है। स्टोइनिस का भी रिकॉर्ड ग्राउंड पर खराब है। इनफैक्ट सबका रिकॉर्ड ग्राउंड पर खराब है। बॉलिंग डिपार्टमेंट में देखा जाए तो लूक वुड का इस ग्राउंड पे 12 मैच में 13 विकेट है। और आदिल राशिद का 3 में 4 है। क्रिस जॉर्डन का 2 में 3 है। और मोइन अली का 3 में 2 है। मार्कस स्टोइनिस का 4 में 5 विकेट है। अब हम लोग देख लेते हैं हेड टू हेड का रिकॉर्ड। साउथर्न ब्रेव के साइड से माइकल पेपर हेड टू हेड में रिकॉर्ड खराब है। लेकिन जैमी स्मिथ का 3 मैच में 90 रन है, एवरेज ठीक है। हेड टू हेड में ये हो गया, मतलब एक वेन्यू पे अच्छा है तो हेड टू हेड में नहीं, एक हेड टू हेड में अच्छा है तो वेन्यू पे नहीं। मार्कस स्टोइनिस नहीं दिखाई दे रहा है। डेविड मिलर का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। टी स्टब्स का 2 मैच में सिर्फ 45 है। मोइन अली का भी 6 मैच में सिर्फ 134, यानी कि लगभग सबका खराब है हेड टू हेड का रिकॉर्ड। अब अगर हम बात करें बॉलर्स की तो देखो आदिल राशिद 5 में 5 है। एक क्रिस जॉर्डन को छोड़ के, ठीक है, सबका रिकॉर्ड उतना बढ़िया नहीं है। आर्चर का भी 2 मैच में 2 विकेट है। क्रिस जॉर्डन 4 में 8 विकेट है। और मोइन अली का 6 में 4 विकेट है। तो लगभग सबके एवरेज दिखाई दे रहे हैं। अब हम लोग देख लेते हैं साउथर्न के साइड से माइकल पेपर फर्स्ट बैट में, ठीक है, एवरेज अच्छा होता है। इसके बाद जैमी स्मिथ की बात करें, इसका भी फर्स्ट बैट में रिकॉर्ड अच्छा दिख रहा है। और मार्कस स्टोइनिस की बात करें तो ये बोथ परफॉर्मेंस और फर्स्ट बैट परफॉर्मेंस अच्छा होता है। डेविड मिलर बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है। और टी स्टब्स की बात करें सेकेंड बैट में परफॉर्मेंस अच्छा होता है। और मोइन अली की अगर हम बात करें तो ये बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है। अब देखते हैं कितना बॉल मिलता है। निखिल चौधरी फर्स्ट बैट और क्रिस जॉर्डन फर्स्ट बॉल। जोफ्रा आर्चर बोथ परफॉर्मेंस। और आदिल राशिद की बात करें बोथ परफॉर्मेंस। और लूक वुड बोथ परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये हो गया आपके साउथर्न ब्रेव के प्लेयर्स का रिकॉर्ड्स किस तरीके से यहां पर कैसा दिख रहा है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग देख लेते हैं एक बार यहां पर कि जो टीम फिलहाल के लिए मैंने बनाया है, बाकी देखते हैं क्या होता है टॉस के टाइम पर। फिलहाल मैंने सैम बिलिंग्स को विकेट कीपर सेक्शन में रखा है। बाकी खिलाड़ी जो मैंने बताया रोटेशन में लेके जाऊंगा। यहां पर फिन एलन है, बेन डकेट, टी स्टब्स की जगह पे मैं डेविड मिलर को लेके जाऊंगा, रोटेशन लेके आऊंगा। और बेन डकेट की जगह पे टीम डेविड को रोटेशन में लेके आऊंगा। क्लियर है? समझ गए? अब यहां पर देखिए मैंने मार्कस स्टोइनिस को रखा है, सी ओवर्टन हो गया, मोइन अली हो गया। बाकी खिलाड़ी को फिर हम वापस से, चाहे वो निखिल चौधरी हो,
ठीक है, इन लोगों को हम लोग रोटेशन में लेके आएंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर क्रिस जॉर्डन को रखा है, मैट हेनरी को रखा, लुक वुड को रखा, सैंडरसन को रखा। बाकी खिलाड़ियों को रोटेशन में लेके आएंगे। लेकिन कॉम्बो मैंने बता दिया था, ठीक है। मैंने यहाँ पे 8.5 कैरेट के तीनों खिलाड़ी को रखा है, लेकिन यहाँ पे रोटेशन में करूंगा, चाहे वो हेनरी हो या लुक वुड हो। ये कब होगा? तो टॉस के बाद फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग को देखते हुए होगा। ये नहीं कि फर्स्ट इनिंग में इनको रख लिया, सेकेंड इनिंग में उनको रख लिया। जिस तरीके से एवरेज है, जिस तरीके से परफॉर्मेंस है, अब मान लो कि सेकेंड इनिंग में विकेट कम गिर रहा है, तो सेकेंड इनिंग के 2 बॉलर को रख के हमें कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है, ठीक है। जब 2 से 3 विकेट ही गिरेगा तो फिर उतना हम रिस्क नहीं लेंगे, फिर हम फर्स्ट इनिंग में बॉलर्स को चूज करेंगे। क्लियर है? तो ये चीजें हैं फिलहाल के लिए। अब अभी तक की सारी चीजें समझ में आई तो लाइक कीजिए, जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।